जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस कक्षा 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेल। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, दूसरा पढ़ने वाले हैं शेप एंड साइज सेल का क्या होता है, तीसरा पढ़ने वाले हैं सेल कितने तरह के होते हैं, और चौथा पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि जो सेल हैं उस सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सेल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कि आप समझिए ऐसे, जैसे कि घर बना हुआ है तो घर पहले किस चीज़ से बनता है? पहले ईंट से बनता है, फिर ईंट आता है, ईंट से क्या बनता है? फिर दीवार बनता है, दीवार से फिर क्या बनता है? बहुत सारा दीवार बनता है। उसके बाद क्या होता है? पूरा घर तैयार होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या आता है? सेल आता है। बहुत सारा सेल इकट्ठा होता है, इकट्ठे होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तब तैयार होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सीधा मतलब होता है लिविंग थिंग, यानी कि कोई भी प्राणी जीवित है, चाहे वो कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि जो सेल होगा वो सेल जो क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि हमारे शरीर में वो सबसे छोटी पार्टिकल है जो काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सेल दो तरह के होते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें केवल एक ही सेल होता है। वो सारा काम, खाना पीना सारा काम एक ही सेल कर लेता है, और इतना छोटा होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक सेल का बना कितना बड़ा रहेगा आप सोचिए। हम जो बने हुए तो हम करोड़ों सेल से बने हुए हम लोग, तो हम लोग इतना बड़े दिखते हैं, क्योंकि वो सेल होता है वो एक ही से बना होता है, और पूरा फंक्शन भी करना है उसको उसी में। दूसरा को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट, पेड़ पौधे भी जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल से बने होते हैं। आदमी, हम लोग भी क्या हैं? बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। अमीबा को आप जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो कल इसके बारे में एक वीडियो और आएगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। पैरामीशियम, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि कोई आदमी हमको जो एक सेल और जिसमें बहुत सारा सेल होता है, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो पहले किसी भी सेल में जो होता है एक ही सेल होता है, एक सेल होता है, उसका डिवीजन होता है, डिवाइड होता है। साइंस में यहाँ पे डिवाइड का मतलब घटना नहीं है, डिवाइड का मतलब बढ़ना होता है। जैसे कि पहले तो कोई एक सेल आया जिसको बोलते हैं यूनिसेल, तो एक सेल आया और ये सेल क्या किया? अपने आप को डिवाइड करते गया, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल की संख्या इंक्रीज करता है, एक आ गया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। जैसे जैसे सेल बढ़ते रहेगा वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म का जो हाइट, साइज, ग्रोथ क्या होता रहेगा? बढ़ते रहेगा। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है? पहले बच्चे होते हैं, तो एक्चुअली उस बच्चे में बढ़ क्या रहा है? सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवाइड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और डिवाइड होने के बाद एक बहुत वयस्क से लेकर के बूढ़ा वो लोग बन जाते हैं। चलिए, सेल डिवीजन हो गया। अब हमको ये समझना है, सेल हो गया। अब टाइप देखिए, अब हम ये समझने वाले हैं क्या कि शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब समझ में कि सेल समझ में आ गया। अब समझते हैं क्या, जब सेल है तो उसका शेप और साइज कैसा होता है। देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल आप समझिए। जैसे कि हम लोग क्या काम करते हैं, ज़्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो उनका दाहिने हाथ क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस बाएँ हाथ से, समझ गया ना? उसी तरह सेल का होता है। हमारा बॉडी में पूरा जो, जैसे कि जो आप सोचिए, जो दिमाग को बनाने में जो सेल यूज हुआ होगा
वही सेल हमारे पेट को बनाने में नहीं यूज हुआ होगा। यानी क्या मतलब है इसका कि हमारा जो सेल जो है ना उसका शेप और साइज डिपेंड किस पे करता है, उसका काम पे करता है। यानी कि लंग्स है तो लंग्स को जितना काम करना पड़ता है, नर्व्स को जितना काम करना पड़ता है, ब्लड को जितना काम करना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग टू शेप का शेप और साइज होता है। यहाँ एक बात का जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई एलिफेंट है यानी हाथी है और वो चींटी है, तो क्या चूँकि हाथी बड़ा है इसलिए उसका सेल बड़ा बड़ा होगा, या चींटी छोटी है तो उसका सेल छोटा छोटा होगा? एकदम गलत बात है। हाथी बड़ा हो या हाथी से भी सबसे बड़ा घुए ले लीजिए, उसका भी सेल वही होगा जो चींटी का होगा, बस अंतर इतना होगा उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि जो काम एलिफेंट का सेल यदि वो सांस लेने में कर रहा होगा वही सेल ये चींटी में सांस लेने के लिए किया जाता है। यानी कि काम पर डिपेंड करेगा, काम यदि बराबर है तो सेल बराबर होगा, अदरवाइज सेल बराबर नहीं होगा। हमारे बॉडी में ही देख लीजिए कि हमारा बॉडी में इतना अलग अलग ऑर्गन है। अब यहाँ हम बोले थे ना ऑर्गन का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारे आँख क्या ऑर्गन है, ये क्या है ऑर्गन है, कान क्या ऑर्गन है, दांत क्या ऑर्गन है, लीवर क्या ऑर्गन है, किडनी क्या ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन है जो कि मेन पार्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो एलिफेंट है हमारा है तो हमारा जो हार्ट का होगा सेल वो स्टमक का नहीं होगा, पेट का नहीं होगा, जो दिमाग का होगा वो आँख का नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि शेप एंड साइज पर शेप और साइज डिपेंड करता है किस पे, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसके काम पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई ये बात आपको? अब समझते हैं कि जो सेल होता है, सेल में स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट मतलब क्या? कुछ चीज़ें हो, जैसे घर में सामान सब होता है ना जी, तो घर का जो सामान होता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, उसी कंपोनेंट का नाम है क्या? सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल इज नथिंग ओनली द कंपोनेंट ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिल। समझ में आ गया? ऑर्गेनिल शेप और साइज डिपेंड करता है, फंक्शन में भी समझ में आ गया। अब ये बात समझते हैं कि जो कंपोजिशन होता है सेल का, एक सेल में क्या क्या होता है। तो पहली बात क्या है, पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रान। प्लाज्मा मेम्ब्रान का काम क्या होता है? एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। जैसे कि समझिए यहाँ एक सेल ये हो गया, तो जब इसको हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रान नहीं बनेगा तो ये एक सेल दूसरे से अलग कैसे होगा? इसीलिए एक सेल दूसरे से अलग होने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रान बनाते हैं। आप समझिए ना, ऐसे घर में दीवार लगा, जैसे कि इसके बगल में एक रूम है तो क्या बना दिए, दीवार बना दिए, ताकि ये दोनों रूम क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गई? उसके बाद होता है क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता है, बस एक होता है अंदर बीच में क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रान के बीच में जो जगह बच जाता है उसको बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। जानते हैं आप लोग जेली जानते हैं, जैसे कि गीला सेंस में रहता है। जैसे मार जानते हैं ना, मार जो चावल से निकलता है, मार भात, वो मार वाली स्ट्रक्चर जो होती है, मार से भी थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रान के बीच में होता है। अब हमको ये समझनी है क्या कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रान का फंक्शन क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रान सेल में बना है क्यों। तो पहला बात आप ये समझ गए कि इसका काम क्या है कि दोनों सेल को सेपरेट करना। दूसरी बात ये समझेंगे क्या इसका इतना ही काम है कि बस एक सेल को दूसरे से अलग कर देना? नहीं, इसका एक और काम है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लिविंग सेल है, सेल क्या है, जिंदा है। तो कोई भी आदमी या प्राणी जिंदा कब होता है, जब वो हमेशा उसको खाना पानी एनर्जी मिलता रहता है। उसी तरह से हमारे शरीर में या फिर किसी भी लिविंग जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, सब में क्या होता है, उसको हर एक सेल को एनर्जी सप्लाई होते रहना चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज वो सेल मर जाएगा। जैसे कहीं देखते हैं कहीं घाव हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर का पपड़ी वो डेड सेल होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो डेड सेल उसको बोलते हैं, जो कि वहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं होती है। उसी तरह समझने के लिए हमारे हर एक सेल में क्या चाहिए, एनर्जी की सप्लाई चाहिए। तो आप समझिए यदि ये पूरा बंद रहेगा तो एनर्जी कैसे आएगा यहाँ से, बताइए, नहीं ना जाएगा। अब एनर्जी जब आएगा ही नहीं तो बेस्ट जो एनर्जी चूँकि आएगा तो जो गंदा होगा अंदर का सामान, वो जाएगा कैसे, नहीं ना जाएगा। उसीलिए काम होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रान का। प्लाज्मा मेम्ब्रान को समझिए एक और बात ऐसे कि सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। मैं जो बता ही दिया आपको कि आउटर इन्वायरमेंट से वो का कंटेंट को अलग करता है। दूसरा क्या करता है, अलाउ करता है एग्जिट और एंट्री ऑफ सम मटेरियल। अलाउ मतलब क्या, यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रान है वो क्या करेगा, कुछ चीज़ को बाहर भेजेगा, कुछ चीज़ को बाहर से अंदर लाएगा, यही अलाउ करता है। लेकिन उससे पहले हमको एक और बात समझनी है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा क्या, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान। इसको बस समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान।
इसका एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, जैसे कि घर में क्या होता है, एक दरवाज़ा लगा होता है। दरवाज़ा मतलब लगाते हैं तो क्या होता है, पहली बात ये कि घर का आदमी भी बाहर मतलब कि जैसे बोलते हैं ना खुला सीधे नहीं जा सकता, या कोई बाहर का आदमी भी अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वहाँ पे एक जाली लगा दिया कि हम जो अंदर जाएगा मतलब कि हर आदमी नहीं जा सकता है जी, वही उसी लिए यहाँ पे लगा है क्या, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो चुन के भेजेगा उस आदमी को, सबको नहीं भेजेगा, किसके अंदर, सेल के अंदर सबको नहीं भेजेगा। इसका काम क्या होता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये सिर्फ भेजने का काम नहीं करता है, उसके बाहर भी जो आएगा वो सब नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सिलेक्ट आदमी जाएगा, सिलेक्ट आदमी आएगा। जिसमें घर में एक बाहर हम दरवाज़ा इसीलिए लगाते क्योंकि घर का जो आदमी है वो जल्दी बाहर ना जाए, और यदि बाहर से कोई आ भी रहा है तो वो पूरा हम जांच परख करते हैं कौन है, गेट खोलना है कि नहीं खोलना है, उस पर डिपेंड करता है। वही बना है क्या, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। अब समझते हैं एक और चीज़ क्या, जिसका नाम है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन को समझने के लिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन को समझने के लिए एक बात समझिए आप, एक बात ये समझिए, एग्जांपल में मान लीजिए ट्रेन का डब्बा बना हुआ, ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा बना हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आप इसको आपको क्या करना है, इस पर चढ़ना है, इससे बहुत सारा भीड़ पहले से ज़्यादा है। तो जब भीड़ इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा है और आप यहाँ खड़े हैं इस पर चढ़ने के लिए, तो क्या आप चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन वही जब भीड़ वाली ट्रेन से कोई आदमी उतरना चाहेगा तो क्या उतर सकता है कि नहीं, आराम से उतर सकता है। लेकिन चढ़ना संभव है क्या, नहीं संभव है। इसी एग्जाम्पल को बोलते हैं क्या हम, डिफ्यूजन। इसको ही बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि यदि यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो इसको बोलते हैं हाइयर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइयर कंसंट्रेशन। यहाँ लोग कम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन। अब समझिए हमने क्या कहा कि जब कोई मूवमेंट होगा, कब, हायर से लोअर में, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। याद रहे कभी भी लोअर से हायर में नहीं होगा, क्योंकि जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। तो भरा हुआ ये है तो वहाँ खाली आराम से हम कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, जब हम डिफरेंस होता है किसमें, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि आदमी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, अपने कहा सर ट्रेन में ज़्यादा है, डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब यही एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं सेल में, कि इसका सेल में क्या काम होता है। जैसे कि मैं बताया कि मान लीजिए सेल है आपका, तो सेल को हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन भी चाहिए, और चूँकि ऑक्सीजन लेगा तो CO2 छोड़ेगा भी। तो मान लीजिए कि ये क्या लिया है, ऑक्सीजन ले रहा है यहाँ पे, और ये क्या करेगा, CO2 छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब कि कैसे ले लेगा, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सबको आने जाने देगा नहीं वो। तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि अंदर किसकी रिक्वायरमेंट कम है। मान लीजिए कि अंदर ऑक्सीजन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, अंदर कम हुआ, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लपक के छपक जाएगा इसमें, ठीक है, छलांग मार देगा, कहाँ पे, अंदर चला जाएगा। अब चूँकि देखिएगा यहाँ कि इसमें यदि ज़्यादा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ से जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा। जैसे ही देखेगा कि इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया है, इसका लो हो गया, इसमें से क्या करेगा, फेंक देगा। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन इज नथिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप डिसलाइक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।